हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12th क्लास की सभी पोएम्स का थीम या मेन आइडिया। ठीक है, इससे आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो किस बात का कि आपको थीम या मेन आइडिया के आपको कम से कम 3 नंबर मिलेंगे, कम से कम। कई बार ये 3 नंबर की आ जाती है, कई बार ये 5 नंबर की आ जाती है। तो जिस भी नंबर की आएगी वो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। एक और नंबर है, कौन सा? नेम ऑफ द पोयम, नेम ऑफ द पोइट। ये भी स्टेंजा में पूछा जाता है। हाँ, ज़रूर, मतलब 100% आपको ये जो है ना, नेम ऑफ द पोयम, नेम ऑफ द पोइट स्टेंजा में जरूर पूछा जाता है। तो अब आपका दोहरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक तो आपको स्टेंजा का भी काम साथ साथ होने लग रहा है, और दूसरा आप इसका थीम वाला जो है वो भी मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हमने मेन आइडिया या थीम जो है वो लिखना है। ठीक है, चलो देखिए ज़रा। माई मदर एट 66 इज ए ब्यूटीफुल पोएम। एक बार नीचे कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको, बाद में फिर कर लेंगे इसके ऊपर। चलो, माई मदर एट 66 इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाई कमला दास। तो आपने याद कर लिया, दो तरह से फ़ायदेमंद होगा। ये एक तो आपने स्टार्टिंग कर ली। ठीक है, इस प्रकार से हर पोएम की स्टार्टिंग आप करेंगे। ठीक है, पोएम का नाम लिखेंगे और पोइट का नाम लिखेंगे। तो माई मदर एट 66 इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय कमला दास। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, द पोएट डिस्क्राइब्स द ओल्ड एज कंडीशन ऑफ हर मदर। यहाँ पर इस कविता के अंदर कवित्री ने क्या बताया है? अपनी बूढ़ी माँ की दशा को बताया है, क्योंकि वो 66 एज की थी, 66 वर्ष की थी। तो 66 वर्ष की जो उम्र होती है वो कैसी होती है? ओल्ड एज होती है, और इसमें कंडीशन जो होती है ना वो मोस्टली क्या हो जाती है? खराब भी हो जाती है। ठीक है, खराब का मतलब क्या है कि आदमी का जो शरीर है वो कैसा हो जाता है? शिथिल होता चला जाता है। अब कवित्री की माँ कैसी है इसमें देखते हैं। सी इज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट इन हर कार। कवित्री क्या कर रही है? कोचिन जा रही है। कहाँ पर? कोचिन एयरपोर्ट पर वो जा रही है अपनी कार के अंदर। ठीक है, इन हर कार लिख दो या इन्हें कार लिख दो। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में। बिसाइड माने के बगल में, उसकी बगल में उसकी माँ भी बैठी हुई है। सी इज डोजिंग, वह उबासी ले रही। डोजिंग का मीनिंग होता है उबासी लेना। ठीक है, हर माउथ इज ओपन, और उनका मुंह खुला हुआ है। सी लुक्स पेल लाइक ए डेड बॉडी। कैसी दिखती है वो? बिल्कुल डेड बॉडी के जैसा उनका शरीर कैसा है? वो पीला हो गया। पीले का मतलब क्या है? देखिए, जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो शरीर के अंदर जो रक्त है उसका बनना भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो कवित्री की माँ बहुत ही कमज़ोर है और बूढ़ी लग रही है, इसलिए उसका शरीर भी कैसा दिख रहा है? डेड बॉडी के जैसा दिख रहा है। द पोएट रियलाइजेज दैट हर मदर विल नॉट लिव वेरी लॉन्ग। कवित्री को ऐसा लगता है, रियलाइज का मीनिंग होता है महसूस होना। कवित्री को ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उसकी माँ वो ज़्यादा शायद लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगी। दिस थॉट मेक्स हर सैड, और यह विचार उसको क्या बना देता है? उदास बना देता है। ठीक है, सी लुक्स आउट ऑफ ए कार। फिर वह क्या करती? गाड़ी से बाहर झांकती है। द ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड। उसने क्या देखा? कवित्री ने क्या देखा कि जो ट्रीज थे, पेड़ जो थे, वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर उसको आ रहे थे। वास्तव में पेड़ नहीं दौड़ते, लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो पेड़ जो है पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही कवित्री ने देखा। द हैप्पी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे थे। ठीक है, देखो बाल्यावस्था जो होती है सबसे खुशनुमा अवस्था होती है। तो बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे? आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वे अपने घर से खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। दे आर सिंबल ऑफ लाइफ। बच्चे किस बात का प्रतीक है? वे जीवन का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था सबसे अच्छी अवस्था होती है, सबसे सुंदर अवस्था होती है। इसमें कोई चिंता नहीं होती, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। तो बच्चे खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे, तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? वे सिंबल ऑफ लाइफ, जीवन का प्रतीक है। बट हर मदर इज सिंबल ऑफ द एंड ऑफ लाइफ जर्नी। लेकिन उसकी माँ तो जीवन रूपी यात्रा के अंत का प्रतीक है, क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। ठीक है, अब कर लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पोएम हमारी, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है,
कीपिंग क्वाइट इज ए ब्यूटीफुल पोएम। देखो हर पोएम की जो स्टार्टिंग है मैंने इसी तरह से की है। इसका रीज़न यही है कि बिल्कुल एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको याद कर लेगा। यदि एक बार स्टार्टिंग हो जाती है ना तो पुशअप हो जाता है, थोड़ा सा उसको आगे लिखने का थोड़ा सा एक उत्साह मिल जाता है। ठीक है, तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय पेब्लो नेरूडा। किसने लिखे हैं ये? पेब्लो नेरूडा ने इसको लिखा है। बड़ी एक सुंदर कविता है कीपिंग क्वाइट। इट इज़, यार फुल स्टॉप लगा देना, इट इज़ एन एंटी वार पोएम। ये कैसी कविता? युद्ध विरोधी कविता। इसमें युद्ध के खिलाफ बात की गई कि युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, द पोइट स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि स्ट्रेस का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर जोर देना। ठीक है, किस चीज़ पर जोर देते हैं? इंट्रोस्पेक्शन के महत्व पर जोर देते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है आत्मचिंतन करना कि हम क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, इसके बारे में सोचना, विचार करना, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। तो कवि क्या कहते हैं, किस चीज़ पर जोर देते हैं? वे आत्मचिंतन पर जोर देते हैं। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। कवि कहते हैं कि भाई ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मचिंतन जो है, वो हर प्रकार की समस्या का समाधान है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति यही सोच लेगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, इसका विश्लेषण कर लेगा, तो शायद वो कहीं अधिक अच्छी प्रकार से वो अगला उसका व्यवहार जो है वो होगा। तो इसी प्रकार से, इसीलिए क्या है, ये इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हर प्रकार की समस्या का समाधान है, सॉल्यूशन है। द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटी फॉर सम टाइम। इसलिए कभी हमें क्या सुझाव देते हैं? सजेस्ट माने सुझाव देना, कि हमें अपनी गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। एंड डू इंट्रोस्पेक्शन, और हमने क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांति से चिंतन करना चाहिए। ठीक है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे हम अपने आप को समझेंगे कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, ये हम चिंतन करेंगे तो ये होता है अपने आप को समझना। देन वी कैन स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन ए बेटर वे। यदि हम इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हम अपनी गतिविधियों को कहीं अधिक अच्छी प्रकार से फिर हम करेंगे। बेटर वे माने अच्छे तरीके से। बट इट इज़ स्ट्रेंज दैट, लेकिन यह बात भी बड़ी विचित्र लगती है कवि को या सभी को ये बात विचित्र लग सकती है। कौन सी? दैट पीपल आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू फॉलो दिस एडवाइस, कि लोग इस प्रकार की सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं। पे अटेंशन का मीनिंग होता है ध्यान देना। लोग इस प्रकार के सुझावों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भाई मुझे किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बड़ा अजीब लगता है। हालांकि इंट्रोस्पेक्शन क्या है? हर प्रकार की प्रॉब्लम का समाधान है, सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी लोग इस प्रकार की सलाह को मानने को तैयार नहीं हैं। अगर मानने को तैयार नहीं है तो इसका क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? दे आर मेकिंग हार्म टू द सोसाइटी एज वेल एज टू देमसेल्व। इस प्रकार से वे न केवल किसका नुकसान करें, हार माने नुकसान करना, समाज का नुकसान कर रहे हैं और साथ ही साथ किसका? अपना भी। ठीक है, अपना नुकसान कर रहे हैं और समाज को भी वो प्रभावित करे, उसको भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये थे हमारी सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड पोएम पर, उनके बारे में, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बड़ी ही सुंदर कविता है ये उनकी एक बड़ी पोएम जिसका नाम एंडीमियन है, उनमें से ली गई है। ठीक है, पोएम का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट है जॉन कीट्स। बड़े ही अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी अपने जीवन में। उनकी हर कविता में कुछ न कुछ एक थीम, एक मेन आइडिया जो छिपा होता है वो बड़ा ही गहरा होता है। साधारण तरीके से बातों को कहते हैं। इनकी पोएम बड़ी सुंदर होती है। तो जॉन कीट्स ने यहाँ पर वही नाम रख दिया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, किसी शारीरिक सुंदरता की बात नहीं कर रहे। ठीक है, फिजिकल ब्यूटी को वो नहीं यहाँ पर बता रहे, तो वो बात कर रहे हैं कवि यहाँ पर प्रकृति की चीज़ों की। तो अपने देखा सेकंड पोएम, ये थर्ड पोएम अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी। अब जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये एग्जाम में आपने लिखनी। ठीक है, चलो देखो जरा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। अभी तक तो आपको ये लाइन फर्स्ट वाली तो याद हो गई होगी कि हमने कैसे एक थीम को, एक आइडिया को लिखने के लिए पहली लाइन को कितने अच्छे प्रकार से हम याद कर सकते हैं। लिखने का एक बड़ा सुंदर तरीका है ये।
इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर चीज़ हमेशा खुशी देने वाली होती है। इट नेवर पासिज इन टू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य में नहीं जाती, नथिंगनेस माने शून्य, कभी नष्ट नहीं होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज डे बाय डे, इसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक सुंदर चीज़ की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, कभी वो घटती नहीं है, कभी वो ख़त्म नहीं होती है। इट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, यह जो सुंदर चीज़ है, मतलब कोई भी एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, प्रकृति जो है ना सुंदरताओं से भरी हुई है, सुंदर चीज़ों से भरी हुई है। तो इट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, एक जो सुंदर चीज़ होती है हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव छोड़ती है। लास्टिंग इम्प्रेशन क्या होता है? लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव। इट ऑल्सो मेक्स अस फॉरगेट द सोरोज एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, सुंदर चीज़ क्या करती है? हमारी सहायता करती है दुखों के, जीवन के दुखों को, शोरो माने दुख, सफरिंग माने कष्ट, इस संसार में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, उनको भूलने में भी सहायता करते हैं। इट गिव्स पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ बॉडी, इस प्रकार से यह हमारे दिमाग को, हमारे मन को क्या करती है? शांत, और हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाती है। एक सुंदर चीज़ हमारे दिमाग को शांत और शरीर को हेल्दी बनाती है, चुस्त बनाती है, ठीक है, स्वस्थ बनाती है। दस इट मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड ब्यूटीफुल, इस प्रकार से एक तो थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमारे जीवन को आसान बनाती है और इसको बड़ा ही सुंदर बनाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा। रोड साइड स्टैंड का मीनिंग होता है सड़क के किनारे। देखिए, बेचने के लिए आपने जरूर देखा होगा ये दृश्य है, सड़क के किनारे कोई न कोई गरीब व्यक्ति, कोई न कोई गरीब किसान जो है वो सड़क के किनारे रखकर सब्जियां या फल इत्यादि बेचता है। तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक किसान के दुर्दशा को व्यक्त किया है, कैसे जो रिच पीपल हैं, कैसे धनवान लोग जो हैं या पॉलिटिशियन जो हैं उनको, उनके प्रति कैसे विमुख है, ठीक है, इंडिफरेंट है। तो ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। ए रोड साइड स्टैंड इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी बड़ी सुंदर कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोएट प्रेजेंट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पुअर विलेजर्स, किसकी दयनीय दशा को व्यक्त किया? गरीब जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनकी दशा को व्यक्त किया। कैसी कंडीशन? पैथेटिक कंडीशन। पैथेटिक कंडीशन होता है पुअर कंडीशन, खराब दशा। पुअर विलेजर्स, गरीब जो ग्रामीण हैं, उनकी खराब दशा को व्यक्त किया है। ए विलेजर हैज़ पुट अप ए स्टैंड बाय द साइड ऑफ ए बिजी रोड, एक गांव वाला जो है उसने एक स्टैंड बनाया हुआ है, ठीक है, पुट अप माने स्थापित करना, उसने क्या बनाया हुआ है? एक स्टैंड बनाया हुआ है बाय द साइड ऑफ ए बिजी रोड, एक व्यस्त सड़क के किनारे पर। ही सेल्स सिंपल थिंग्स, वह साधारण सी चीज़ें बेचता है। इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए। अर्न माने होता कमाना। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, सारा दिन वो बैठा रहता है, इंतज़ार करता है, गाड़ियाँ यहाँ से कभी जा रही हैं, वापस आ रही हैं, इस प्रकार से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। कार्स कम एंड गो, कार्स जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो आई और गई। बट आती हैं और जाती हैं, कम एंड गो माने आती हैं और जाती हैं। बट नो बडी स्टॉप्स देयर टू बाई समथिंग, लेकिन कोई भी व्यक्ति तो नहीं रुका उसे कुछ खरीदने के लिए। उस किसान से, उस स्टैंड पर जिसने रखा हुआ सामान को खरीदने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रुका। द पॉलिटिशियन मेक टॉल प्रोमिसेस या बिग प्रोमिसेस, देखिए क्या करते हैं पॉलिटिशियन माने राजनेता। राजनेता लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े वायदे करते हैं। टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, इन गरीबों की दशा को सुधारने का। वादा तो वादा होता है, ठीक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। इलेक्शन टाइम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और इलेक्शन होने के बाद लगभग वादे जो है ना वो दब कर रह जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही उनकी दशा, इन किसानों की दशा, इन गरीब लोगों की दशा, ग्रामीण लोगों की दशा को सुधारने के वादे करते हैं कौन? पॉलिटिशियंस। बट नन कम्स टू रियलिटी, लेकिन कोई भी वादा क्या है वो वास्तविकता में खरा नहीं उतरता है। मतलब
हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो इलेक्शन टाइम पे कुछ अलग दिखते हैं, बाद में कुछ अलग उनका व्यवहार हो जाता है। दस द पोइट सेटराइजेस, सेटायर का मीनिंग आता है कटाक्ष करना, व्यंग्य कसना। द पॉलिटिशियंस एंड द रिच पीपल, इस प्रकार से कवि ने क्या किया है, राजनेताओं और धनवान लोगों पर एक कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। फिफ्थ पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के चीते। एड्रियन रिच ने इसको लिखा है, बड़ी ही सुंदर कविता है ये भी। देखिए सुंदरता आप कहेंगे सर आपने कोई भी तो पोएम ऐसा नहीं बताया जो सुंदर ना हो। देखो कवि जब लिखता है ना तो कुछ खास ही होता है उसमें, सुंदरता तो होती होती, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, बिल्कुल सुंदर होती हैं कविताएं, लेकिन नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, समझने का, ठीक है। तो कवि के अंदर क्या होता है, एक चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखता है। तो इसका मतलब वो किसी के दुख को, किसी को परेशानी को, या किसी की सुंदरता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है ना, तो अपने आप में बहुत ही वो विशेष होता ही है, ठीक है। तो हम इसको सुंदर तो ज़रूर बोलेंगे। तो आंट जेनिफर्स टाइगर इज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय एड्रियन रिच। आंट जेनिफर के चीते नामक जो कविता है, बड़ी ही सुंदर कविता है ये, जो कि एड्रियन रिच ने इसको लिखा है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, इस कविता का जो मुख्य थीम है, मुख्य जो बिंदु है, इज टू प्रेजेंट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मैरिड वुमेन। देखिए यहाँ पर कवि ने क्या किया, मिजरेबल कंडीशन होता है दयनीय दशा, खराब दशा। मैरिड वुमेन, एक शादीशुदा औरत की खराब दशा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ठीक है। शी एक्सप्रेसिस दिस व्यू थ्रू आंट जेनिफर्स कैरेक्टर। कवि ने कैसे किया है, आंट जेनिफर के चरित्र के माध्यम से ये एक शादीशुदा औरत का जीवन कैसे होता है, कैसे कष्ट में होता है, क्या उसको परेशानियां होती हैं, तो आंट जेनिफर के चरित्र के माध्यम से उसने ये सारी व्यूज़ को मतलब व्यक्त किया है, ठीक है। आंट जेनिफर क्या करती है, आंट जेनिफर मेक्स टाइगर्स ऑन ए पैनल। आंट जेनिफर चीते बनाती पैनल के ऊपर। दे आर सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड ब्रेवरी। चीते किस बात का प्रतीक है, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। ब्रेवरी, बहादुरी का प्रतीक है। बट आंट जेनिफर इज नाइदर फ्री नॉर ब्रेव, लेकिन आंट जेनिफर ना तो फ्री है, स्वतंत्र है, और ना ही बहादुर है। शी इज ओल्ड, वीक एंड कावर्ड। कैसी है बेचारी वो, बूढ़ी है, वीक कमज़ोर है, कावर्ड कायर है। शी हैज़ सफ़र्ड एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। वह अपने पति के हाथों बहुत कष्ट सहती है। देखो जो दुख होते हैं ना व्यक्ति को, समय से पहले बूढ़ा बना देता है, ठीक है। कमज़ोर तो होता ही होता है, साथ ही साथ समय से पहले बूढ़ा बना देता है। तो आंट जेनिफर भी कैसी हो गई है, बूढ़ी हो गई है, वीक कमज़ोर हो गई है। क्यों, क्योंकि उसको उसके पति ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, सताया था। सी इज इन ग्रिप ऑफ ऑर्डियल्स। वह कैसी, किस चीज़ की पकड़ में, ग्रिप माने पकड़, ऑर्डियल होता है कठिन घड़ी, कठिन परीक्षा, ठीक है। विच हैव क्रस्ट हर, कहता है कि उसने इतने कष्ट सहे हैं अपने पति के हाथों, इतने बुरा समय निकाला है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो कुचली हुई हो। क्रस्ट माने कुचलना। दस द पोएट प्रेजेंट्स द कॉमन फेट ऑफ ऑल मैरिड वीमेन। इस प्रकार से कवि ने क्या किया है, सभी जो शादीशुदा औरतें हैं उनके भाग्य को व्यक्त किया है। उदाहरण तो आंट जेनिफर का दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये शादीशुदा औरतों के भाग्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ठीक है। कि माँ बाप का जो घर होता है वो अपने आप में लड़की के लिए एक स्वर्ग होता है, लेकिन अगला जो जीवन होगा वो पति के हाथों उसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़े। इसी बात को यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया आंट जेनिफर टाइगर के माध्यम से। तो ये थी हमारी पांचों पोएम्स का थीम। मेन आइडिया इतना छोटा सा है, आप कहेंगे सर इसमें नंबर पूरे आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो देखो पिछले टेस्ट में या पिछले एग्ज़ाम में ये 3 नंबर के आया है, हो सकता है आपकी बात थोड़ा सा भाई चेंज हो जाए, 5 नंबर का भी आ जाए, तो 5 नंबर का आएगा तो आप थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स इनफ फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। 3 नंबरों के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन 1 नंबर और साथ ही साथ हमने किया है कौन सा, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द
पोएट। इसका मतलब यदि ये 3 नंबर का आता है तो 1 नंबर हमारा नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट का भी तो 4 नंबर तो हमने इसी वीडियो से हमने कर लिए। ठीक है, तो इसको मिस मत करना, इसको अच्छे प्रकार से लिखना साफ सुंदर, और उनको याद करना। एक साथ याद नहीं हो तो एक एक करके याद करना। 5 दिन लगेंगे लेकिन आपको 5 नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।